आपको ये नहीं सोचना है कि जो बोलेंगे सामने वाला क्या सोचेगा, गलत होगा सही होगा, लेकिन हाँ उसकी प्रैक्टिस आप सबसे पहले कीजिए। घर पे बोलिए 5 से 10 सेंटेंसेस, 8-10 सेंटेंसेस बाहर भी बोलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको बोलना बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आज का सेशन यकीन कीजिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग ग्रामर को मुश्किल समझते हैं या ग्रामर को बोरिंग मानते हैं, आज ये नोशन आपकी दूर होने वाली है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रितेश एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने डे 3 लेकर। आज का वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ दिल से। एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश की सीरीज से इतने लोगों को बेनिफिट हो रहा है और आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मेरा दिल खुश हो जाता है। आपके लाइक्स देख के मैं बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ। तो ये वीडियो भी मैं इसी तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा। इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकूँ इंग्लिश में। और ये आपकी स्टार्टिंग है, ये आपका बेस है। और कोई भी इमारत अगर बनती है, अगर कोई भी इमारत मजबूत इमारत बनती है तो उसका बेस मजबूत होना चाहिए। आज का बेस आप लोगों का ग्रामर होगा और स्पोकन दोनों। आपने दोस्तों देखा होगा, अगर एक सिक्का है, एक कॉइन है, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक हेड्स होता है और दूसरा टेल्स। अब हेड्स जो होता है वो ग्रामर होता है, लेकिन टेल्स जो होता है वो स्पोकन होता है। अगर आप ग्रामर और स्पोकन को दोनों को साथ में रख के चलेंगे, आपकी इंग्लिश 5 स्टार बनने वाली है। आप इंग्लिश में कभी मात नहीं खाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। तो मेरे आज के सेक्शन दोनों पार्ट्स में डिवाइड है। पहला बेसिक्स ऑफ ग्रामर और दूसरा स्पोकन। तो दोस्तों मिस मत कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा इस सेशन के एंड तक। आपके अंदर ज़बरदस्त चेंज आपको महसूस होने वाला है। इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपकी रिटन इंग्लिश, आपकी स्पोकन इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ना हुआ, ये मेरा चैलेंज है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले चैप्टर से। मेरे पिछले वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन अब से हर वीडियो में मैं एक पार्ट ऑफ स्पीच कवर करूंगा। तो आज बारी है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की, जो हम बचपन से कितनी बार हमने सुना है, लेकिन आज तक जब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो उस चैप्टर को अपनी लाइफ से रिलेट नहीं कर पाए हैं। और जब तक आप किसी चीज़ का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है, नाउन होता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाउन हमने डेफिनेशन कितनी बारी पढ़ी हुई है, और हिंदी की एक डेफिनेशन हम अच्छे से रट्टा लगा के याद कर लिया करते थे कि नाउन का मतलब संज्ञा होता है, और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पर कि आधे से ज़्यादा लोग अभी डेफिनेशन पर ही रुके हुए हैं। अब जब तक आप डेफिनेशन से आगे नहीं बढ़ेंगे, एक डेफिनेशन को रट्टा लगा लिया और उसको आप बता रहे हैं कि नाउन क्या है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट डन। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नेम कौन से नाउन में आता है। आपकी खुद का व्यक्तित्व, आप जो सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके आसपास चीज़ें, अगर आप नाउन में क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो नाउन की नॉलेज आपको दोस्तों इनकम्प्लीट है। आज मेरे इस 10-15 मिनट में ही, आज मेरे इस 10 मिनट के सेशन में ही नाउन आपको मुंह ज़बानी रट जाएगा। ये मेरा चैलेंज है आपको। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि नाउन क्या है। तो नाउन की डेफिनेशन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सिंपल है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, प्लेस और फीलिंग। आप इस डेफिनेशन को क्रैमिंग मत कीजिए, आप इस डेफिनेशन को रट्टा मत लगाइए। सिर्फ ये देखिए इसमें 4 चीज़ें क्या हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, यानी कि पर्सन, हम लोग क्या हैं, आसपास दुनिया में कौन है, पर्सन से तो हैं। तो आप क्या होगे, पर्सन होगे। अब भगवान ने इंसानों को बनाया, इंसानों ने चीज़ों को बना दिया। कुछ मैन मेड थिंग्स होती हैं, कुछ नेचुरल चीज़ें होती है, लेकिन चाहे वो कोई भी थिंग हो, वस्तु भी नाउन की कैटेगरी में आती है। अब जहाँ पर आप खड़े हैं, जिधर आप चल रहे हैं, देख लीजिए वो कोई ना कोई जगह तो होगी ना। तो यानी कि प्लेस, स्थान, स्थान भी नाउन में आता है। और इसके बाद एक चीज और होती है दोस्तों जो आपको हमेशा याद रखनी है। आप कभी भी चल रहे हैं, कभी भी बैठ रहे हैं, लेकिन आपका जो मन होता है वो हवा से भी तेज चलता है। आपके मन में, आपके माइंड में ख्याल आते हैं, आइडियाज आते हैं, फीलिंग्स आती है, जिसे आप निकाल के तो नहीं दिखा सकते, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जो आप महसूस करते हैं, यानी कि जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपके मन में बहुत सारा प्यार है, वो आप निकाल के नहीं दिखा सकते। जो फीलिंग्स होती हैं जो आपके मन में है लेकिन नजर नहीं आती हैं, वो भी नाउन की कैटेगरी में आती हैं, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो दोस्तों नाउन की
डेफिनेशन बिल्कुल साफ है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, प्लेस और फीलिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और मन के भाव यानी कि फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब नाउन में आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। डेफिनेशन से आगे बढ़ जाइए, और डेफिनेशन से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये सीखना होगा कि कितनी तरह के नाउन होते हैं। 5 तरह के नाउन होते हैं जो हमारी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है 24 घंटे। सिर्फ एक बार मेरा आज का सेशन 10 मिनट का समझ लीजिए। नाउन आपके लिए इट विल बी इन योर फिंगर टिप्स। आप बिल्कुल नाउन को मुंह ज़बानी बता पाएंगे किसी को भी। तो कितनी तरह के नाउन होते हैं? पहला नाउन देखिए दोस्तों, पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नोट्स बना लीजिएगा, पेन और पेपर ले लीजिएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इंग्लिश आप हवा में बोल के नहीं सीख सकते, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो नाउन, पहला नाउन बताया मैंने प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नाउन पे आ जाते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा नाउन होता है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। चौथा नाउन होता है मटीरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। और 5वें नंबर पे यानी कि लास्ट नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होते हैं और कितनी तरह के नाउन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इन 5 नाउन का हमारी लाइफ में, हमारे स्पोकन इंग्लिश में क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, एक बार अगर आपको नाउन की डेफिनेशन क्लियर है तो 5 तरह के नाउन समझना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और यही वो 5 तरह के नाउन है जो आपकी इंग्लिश को डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं। तो आइए समझते हैं बैक टू बैक। तो दोस्तों, पहला नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। चौथा मटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। और 5वां कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। इनका रोल क्या है लाइफ में, इनकी इंग्लिश में इंपॉर्टेंस क्या है, जरा आइए दोस्तों देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब है स्पेसिफिक नेम दोस्तों। अब स्पेसिफिक नेम का मतलब होता है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। प्रॉपर नाउन को सिर्फ नेम से मतलब है, सिर्फ नाम से मतलब है, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर नाउन का मतलब है स्पेसिफिक नेम, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, आपका नाम, मेरा नाम, लाइक माय नेम इज रितेश, तो रितेश इज अ प्रॉपर नाउन। आप एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। पहला एग्जाम्पल राकेश, यानी किसी भी पर्सन का जो नाम होता है दोस्तों, विशेष व्यक्ति का नाम। अब इस दुनिया में जितने भी लोग होते हैं सबके कोई ना कोई नाम तो होते हैं। आज से आप ये मान लीजिए जिन नामों से आप पुकारते हैं किसी को, वो प्रॉपर नाउन ही है। चाहे वो किसी लड़के का नाम हो राकेश, चाहे वो किसी लड़की का नाम हो सीमा। इसके बाद जगह का नाम यानी स्थान का नाम हो। अब शहर का नाम देखिए, आगरा लिखा हुआ है और आप जानते हैं आगरा एक शहर है, बहुत मशहूर फेमस सिटी है। तो आगरा यानी कि नाम प्रॉपर नाउन में आएगा। दिल्ली यानी कि हमारी जो कैपिटल का नेम है वो भी प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। इंडिया यानी कि हमारी कंट्री का नेम है दोस्तों। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो स्पेसिफिक नेम बताएगा, यानी कि व्यक्तिगत तरीके से नाम बताना। दूसरा नाउन आपको बताया गया कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। सामान्य तरीके से जो नाम होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में पेन या मार्कर है, आपके आसपास टेबल, चेयर, या फिर आप ये देख सकते हैं कि राकेश का अगर कॉमन नाउन देखा जाए जो कि पूरी जाति को डिनोट करता है, वो क्या होगा? यानी कि बॉय, लड़का तो कोई भी लड़का हो सकता है, कॉमन नेम है। गर्ल पूरी जाति को डिनोट करते हैं, गर्ल कुड बी एनी गर्ल, गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है। सिटी शहर, कोई भी शहर हो सकता है। कैपिटल, कैपिटल किसी भी देश की कैपिटल हो सकती है, कॉमन बात है। और कंट्री यानी कि कंट्री कोई भी कंट्री हो सकती है दोस्तों। तो कंट्री के बाद टेबल, तो जो सामान्य तरीके से आप जो नाम है लड़का, लड़की, टेबल, चेयर, कंट्री, कैपिटल, तो ये आपके कॉमन नाउन में आते हैं दोस्तों। तो प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि राकेश इज अ बॉय, तो इसमें से नाम क्या है दोस्तों? आपने कैच किया राकेश, तो वो हो गया व्यक्तिगत नाम यानी कि प्रॉपर नाउन। राकेश इज अ बॉय, बॉय तो कोई भी बॉय हो सकता है, लड़का कोई भी लड़का हो सकता है, इसलिए बॉय को मैं रखूंगा कॉमन नाउन की कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो तीसरा नाउन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। आपके मन में जो फीलिंग्स हैं, आपके मन में जो भाव आते हैं,
यानी कि जो आप निकाल के तो नहीं दिखा सकते। अब आपके मन में अपने परिवार के लिए बहुत सारा प्यार है, लेकिन क्या आप वो प्यार मुझे निकाल के दिखा सकते हैं? नहीं। तो जो आपके मन में फीलिंग्स है या क्वालिटीज़ के बारे में बात होती है, या जो अवस्थाएं होती हैं, हमारी उम्र के साथ साथ जो अवस्थाएं चल रही हैं, हम सिर्फ उनको महसूस करते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको निकाल के ऐसे दिखाया नहीं जा सकता। तो हमारी फीलिंग्स, क्वालिटीज़ और जो स्टेट्स होती हैं वो आती है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्या क्या हमारे सामने। ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। आप किसी की भी ईमानदारी कभी भी निकाल के नहीं देख सकते। विजडम यानी कि समझदारी। लव, प्यार की भावना, यानी कि चाइल्डहुड यानी कि स्टेट होती है एक हमारी बचपन, और ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप छू के नहीं देख सकते, जिसको आप विजिबल आई से नहीं देख सकते, आप सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं। ये भाव की तरह होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है दोस्तों मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। अब मटीरियल नाउन क्या चीज़ है? आप बाजार में गए, चावल खरीदने के लिए गए, चीनी खरीदने के लिए गए, राशन का बहुत सारा सामान आप खरीदने के लिए गए, और राशन का बहुत सारा सामान आपने खरीदा। तो क्या शॉपकीपर से कभी आप ये कहते हैं कि मुझे 200 दाने चीनी के दे दो? नहीं ना, आप यही कहते हैं कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो। मटीरियल नाउन ऐसे सब्सटेंस होते हैं, या तो इनसे चीज़ें बनती हैं या फिर ये काउंटेबल होते ही नहीं है। मटीरियल नाउन या तो तोले जा सकते हैं या फिर मापे जा सकते हैं। तो मटीरियल नाउन ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे आप चीज़ें बना भी सकते हो, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। आप गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते, गोल्ड का जो वेट होता है उसके हिसाब से उसका मूल्य तय होता है। इसी हिसाब से आप देखेंगे ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया। ऑयल, पेट्रोल, अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, तेल डलवाते हैं, तो लीटर्स के हिसाब से आप पैसे देते हैं, ना कि गिन के। इसके बाद पानी, वाटर, लीटर्स के हिसाब से होता है। तो मटीरियल नाउन का मतलब है दोस्तों साफ, जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती, इन चीज़ों को सिर्फ आप तोल सकते हो या फिर माप सकते हो। इसके बाद आखिरी नाउन आता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ है? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्ट, यानी कि ग्रुप, इकट्ठा कीजिए। चाहे वो आपने पर्सन्स को इकट्ठा करा हो, चीज़ों को इकट्ठा करा हो, या जानवर को इकट्ठा करा हो। इकट्ठा करने के बाद अगर आप एक टाइटल दे सकते हैं तो वो टाइटल दोस्तों कलेक्टिव नाउन बन सकता है। एग्जाम्पल्स देते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम सभी लोग जब भी स्टूडेंट्स से तो मिलके ग्रुप बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्लास। यानी कि क्लास एक स्टूडेंट का मतलब नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं और एक ग्रुप बन जाता है। आर्मी, हमारे देश के सोल्जर्स जो दिन रात हमारे लिए लड़ते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उनको मिला दीजिए और एक ग्रुप बन जाता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? आर्मी। देन नेक्स्ट, लाइब्रेरी। बचपन से हमने देखा है कि जो बुक्स का कलेक्शन होता है, एक साथ बुक्स जब इकट्ठी हो जाती हैं, उसका कलेक्शन होता है लाइब्रेरी। हर्ड का मतलब होता है दोस्तों भेड़ बकरियों का झुंड, यानी कि लोगों की भीड़। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन हम बोलेंगे, यानी कि जो समूह को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सारे नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। पहला बेसिक चैप्टर होता है। तो आज मैंने आपको सिखाया फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे हम कहते हैं नाउन। अब हम अपने अगले फेज की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा आज की इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों सीखते हैं आज की वोकैबुलरीज। तो दोस्तों लेते हैं डे 3 की वोकैबुलरीज और डेली यूज सेंटेंसेस। और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, वोकैबुलरीज इंग्लिश में लाइफलाइन होती है दोस्तों। आपके माइंड में आइडियाज़ हज़ारों होंगे, बट द बर्निंग क्वेश्चन इज टू एक्सप्रेस दोज आइडियाज़, डू यू हैव अप्रोप्रिएट वोकैबुलरीज और नॉट। तो मैं आपको चुनिंदा वोकैबुलरीज दूंगा जिसे आप डे टू डे लाइफ में हिंदी में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, बस आपको इन पे फोकस करना है एंड स्टार्ट यूजिंग देम। 2 वोकैबुलरीज, 5 वोकैबुलरीज अ डे एटलीस्ट। सो लेट अस स्टार्ट। डे 3 की वोकैबुलरीज के लिए आप लोग नोट ज़रूर बनाइएगा, मैं इसके मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा और लिखते जाएं आप साथ के साथ। तो सबसे पहली वोकैबुलरी है हमारी क्विक विटेड। क्विक विटेड का मतलब होता है दोस्तों तेज दिमाग वाला। आप इंटेलिजेंट वर्ड बड़ा कॉमनली यूज करते हैं, छोड़ दीजिए, रिपीटिशंस इंग्लिश में ऑकवर्ड लगती हैं, तो नया वर्ड दे रहा हूं आप लोगों को, क्विक विटेड। विट होता है अकल और क्विक विटेड मतलब जिसका दिमाग बहुत तेज हो। इसका ऑपोजिट भी लेते हैं हम, कई बार बोलते हैं कि वो मंद बुद्धि है, तो मंद बुद्धि को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक हेड, यानी कि मंद बुद्धि।
लेजी और स्लगिश। लेजी वर्ड बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेजी का मतलब होता है आलसी, लेकिन आप नया वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं स्लगिश। ही इज स्लगिश फेलो, वह आलसी व्यक्ति है। माइजर, माइजर मीन्स कंजूस। तो माइजर आप उस व्यक्ति के लिए बोलते हैं जो पैसों के मामले में बहुत कंजूस होता है। स्पेंडथ्रिफ्ट माइजर का उल्टा है, माइजर का ऑपोजिट है। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है दोस्तों जो खर्चीला व्यक्ति होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे उड़ाता है, खर्चीला इंसान यानी कि स्पेंडथ्रिफ्ट। नेक्स्ट वोकेबलरी इज बम्पकिन। तो बम्पकिन बोलते हैं हम अनाड़ी इंसान को, तो बड़ा कॉमन वर्ड होता है, कई बार ये मजाक में भी बोल देते हैं कि वो अनाड़ी है, ही इज अ बम्पकिन। तो बम्पकिन मीन्स अनाड़ी। शेरकर, शेरकर मतलब द वन हु शेक्स वर्क, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि काम चोरी करता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नहीं निभाता। तो काम चोर के लिए इंग्लिश वर्ड होता है शेरकर। नेक्स्ट इज बूजर्ड। बूजर्ड बड़ा कॉमन वर्ड होता है इन दिनों न्यूज़पेपर में दोस्तों। बूज का मतलब होता है शराब और बूजर्ड का मतलब हो गया शराबी। डिच का मतलब होता है धोखा देना। इसके सब्स्टिट्यूट्स भी ले सकते हैं, डिसीव कह सकते हैं, प्ले फॉल्स भी कह सकते हैं। तो डिच मतलब धोखा देना। एंड लास्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे डे 3 इज बिफूल। बिफूल का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, ही बिफूल्ड मी। तो दोस्तों ये थी आज की वोकेबलरीज। अब आ जाते हैं आज के डेली यूज सेंटेंसेस पे। तो ये और भी ज़्यादा प्रीशियस कीमती डेली यूज सेंटेंसेस हैं। तो ऐसे डायलॉग्स हैं, जो ऐसे फ्रेजेस हैं आप हिंदी में बोल रहे हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, डेली यूज सेंटेंसेस बड़े काम आएंगे इंग्लिश में। चलिए इनको सीखते हैं। फर्स्ट, डोंट पुट ऑफ योर वर्क। तो ऐसा आपको तब बोलना है जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि अपने काम को टालो मत। डोंट पुट ऑफ योर वर्क। तो टाल मटोल करने वाले इंसान के लिए आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, डोंट पुट ऑफ योर वर्क। नेक्स्ट इज आई फील होम सिक। तो जब आप घर से दूर हैं, अब कोरोना काल में आपने देखा होगा काफ़ी लोग अपने घर से दूर हैं, उनको काफ़ी अपने घर वालों की याद आती है। तो ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं आई फील होम सिक, मतलब मुझे घर की याद सताती है, मुझे घर वालों की याद आती है। नेक्स्ट इज यू स्पोक आफ्टर माई हर्ट। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हम हिंदी में बोलते हैं कि आपने मेरे मन की बात छीन ली, आपने मेरी मन की बात बोल दी। सो यू स्पोक आफ्टर माई हर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में लूँगा यहाँ पर आई कॉट फीवर येस्टरडे। तो कई बार हम बोलते हैं कि हमें बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया। तो होने के लिए हम बिकम यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों, यहाँ पर हमें वर्ब यूज़ करनी है कैच। और ये मैं पास्ट का सेंटेंस बोल रहा हूँ कि कल मुझे बुखार हो गया, तो कैच की सेकेंड फॉर्म बोलूँगा आई कॉट फीवर येस्टरडे। नेक्स्ट इज डोंट ऑब्जर्व एनी फॉर्मेलिटी। वेरी वेरी कॉमन सेंटेंस, हम बड़ा कॉमन तरीके से हम बोलते हैं कि आप कोई तकल्लुफ़ मत कीजिए, आप कोई तकलीफ मत कीजिए। सो डोंट ऑब्जर्व एनी फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट इज आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, मैं अपनी तरफ से पूरी जान लड़ा दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस आई एम हार्ड अप दीज डेज। तो पैसों की तरफ से जब आपकी तंगी आ जाती है, जेब टाइट हो जाती है, तो ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, आई एम हार्ड अप दीज डेज, यानी कि हाथ तंग है मेरा इन दिनों। नेक्स्ट, इट लुक्स लाइक रेनिंग। अब मानसून के दिन चल रहे हैं, आपको किसी को ये कहना है कि ऐसा लगता है बारिश होने वाली है, यानी कि बारिश के आसार ऑलमोस्ट दिखाई देते हैं। तो इट लुक्स लाइक रेनिंग, बारिश के आसार दिखाई देते हैं। आई वॉज टेकन अबैक, मैं हैरान रह गया। तो कई बार ऐसा मौका आता है कि हम कहना चाहते हैं मैं दंग रह गया, मैं हैरान रह गया, आई वॉज टेकन अबैक। आप गुस्से में किसी को गेट आउट बोलते हैं, तो उसके लिए एक और सब्स्टिट्यूट है बज ऑफ, यानी कि स्लैंग्स होता है, अंग्रेज यूज़ करते हैं लेकिन इंग्लिश में सही माने जाते हैं। सो बज ऑफ मतलब आप गुस्से में किसी को कह रहे हैं कि निकल जाओ यहाँ से। तो दोस्तों ये थे आपके काफ़ी सारे यूज़फुल सेंटेंसेस और आपकी वोकेबलरीज जो डे टू डे लाइफ में आपके बहुत काम आने वाली है। और यहीं पे मैं एंड करता हूँ डे 3। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सेशन बहुत नॉलेजेबल लगा होगा। मैंने आपको नाउन्स के बारे में पढ़ाया, वोकेबलरी सिखाई, डेली यूज सेंटेंसेस। अब आपका काम है दोस्तों, मेहनत कीजिएगा तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे, इनको इस्तेमाल करना है तब नतीजे आएंगे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।